और उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी, तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग तो जब वो पैदा हुए इसी जगह, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियर नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे है क्लास में, व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सिलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को,
एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी और कहा कि इसको पढ़ो। अम्बेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई अछूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी हैं, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं आपको, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा लिया। एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया? तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अम्बेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से। और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई मुझे रहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। अंतिम उपाय क्या किया? अपने एक हिंदू दोस्त से बात की कि भाई, जो 2 दोस्त उनके बाहर से पढ़ के आए थे, एक हिंदू एक ईसाई, दोनों से बात की। हिंदू दोस्त से कहा ऐसा कि ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ रहा है पारसी धर्मशाला, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूं?
बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, पर उसने 2 मिनट चुप होकर बोला कि देख यार, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब काम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो वो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक ईसाई दोस्त था, ईसाइयों में तो प्रथा नहीं होती है, उससे पूछा। उसने कहा यार, हूं तो मैं ईसाई, लेकिन कुछ पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, तो हमारे परिवार में अभी तक वो संस्कार हैं, और मेरी पत्नी इस बात से भड़क जाएगी कि आपने एक अछूत को अपने घर में कैसे बुला लिया। और तब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए, और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सबका ऐसा बर्ताव क्यों है। फिर एक घटना लिखते हैं अंबेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे इसको। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई कि देखते हैं उसको। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे। किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं, और लड़ने लगे उनके साथ। अंबेडकर जी ने उनको समझाया, डांटा, कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अंबेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है, और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा, वापस आए। और उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के, जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? पर उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का, उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने 4th क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। पर नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। उनके जीवन का उससे बड़ा पक्ष जो मेरी नजर में है वो महिलाओं के बारे में। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, जब भारत का संविधान बना, उन्होंने बहुत जिद की, और ये बात 1935-36 से ही शुरू हो गई थी, आजादी के बाद तक चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही है कि हम लेके आएंगे,
ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का जो दौर था, उन्होंने नेहरू जी से, जो प्रधानमंत्री थे, खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आज हम कहते हैं कि भारत में जो श्रम सुधार है, श्रम सुधार का मतलब किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे रखेंगे तो कम से कम इतना वेतन देना ही होगा। न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसको कितना पैसा मिलता है एक साथ। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है उसको अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम की पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे श्रम सुधार जिस व्यक्ति ने किए हैं भारत में, वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो जिम्मेदारी केवल दलित समाज की नहीं है, देश की सारी महिलाओं की भी है, देश के सारे मजदूरों और नौकरी करने वालों की भी है। इन सब के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करते, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीखें उनसे? उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है, जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अंबेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी
कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं हो सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर हैं। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूं कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मैरी गूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि ज़िंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे ये भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं है, ऐसा मत करना। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इससे उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल देके बात समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा, समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए। वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे। कोई श्वेत आ गया, उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। खैर, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स। करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे।
पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए, उसका उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पे पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अफ्रीका और पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। वो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए। अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अंबेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये क्या समानता है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी अश्वेतों को। आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसमें उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में, उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अंबेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसे जगह जाके रहें जहां केवल श्वेत लोग रहते हैं, उनके स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें अश्वेत बच्चे भी जाएंगे। और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में। जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी। 1866 में दासों की मुक्ति जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है।
अंबेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अंबेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान के एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है, वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और वो साफ लिखते हैं कि इन सब के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करते, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? क्या सीखें उनसे? उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना।